DGISPR ने बड़ी मोहतात प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वो चीज़ें जिनका इदराक उन्हें चंद दिन पहले नहीं था, जो अग्रेशन, जो गुस्सा सियासी नुक्ता नज़र से उनके अंदर था, वो आज दिखाई नहीं दिया। उसकी दो वजूहत हो सकती हैं। एक तो ये कि उन्हें अंदाज़ा हुआ कि उन्हें बहुत बुरी शिकस्त हुई है और हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी बना ली है, बंदे तोड़ने में कामयाब नहीं हो पाई इस्टेब्लिशमेंट। या दूसरा महीना ये नवंबर एक वजह हो सकता है कि कम से कम नवंबर के महीने में जब तक कि एक्सटेंशन के मामलात नहीं हो जाते, आईनी तरमीम के मामलात नहीं हो जाते, तब तक इससे बाहर रहा जाए। आईनी तरमीम पे उन्होंने कहा जी ये भी हुकूमत का काम है, हमारा तो नहीं है। हालांकि हुकूमत के लोगों से हम बात करें तो वो कहते हैं जी हमें तो पता ही नहीं है तरमीम क्या आ रही है, ये तो एस्टेब्लिशमेंट बना के हमें दे देती है और जो हमें बना के दे देती है उसके मुताबिक हमें तरमीम करनी पड़ जाती है। तो हमें तो ये भी नहीं पता होता कि डिस्कशन क्या हुई है, मुसवदा ला के दे दिया जाता है। और पहले आपको याद है दो मुसवदे फिर रहे थे, तो एस्टेब्लिशमेंट ही करती है। लेकिन यहाँ पे भी DGISPR साहब ने कहा कि नहीं जी ऐसा नहीं है, अफगान तालिबान हमारे डार्लिंग कभी नहीं रहे। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है, ये सारी दुनिया ही जानती है। अब इसमें क्या ढकी छुपी बात ही कोई नहीं है। बलूचिस्तान में सियासतदानों और दहशतगर्दों का गठजोड़ कम हो गया, ये बड़ी अच्छी बात है अगर ये कम हो गया है तो। और इसके अंदर जो है वो नौजवानों को इन्वॉल्व करना चाहिए। जो नौजवान बलूचिस्तान के सियासत में दिलचस्पी लेते हैं उनके लिए रास्ता खुलना चाहिए, उनके लोगों को उनके हुकूक देने चाहिए ताकि मामला बेहतर हों। दहशतगर्दों को पनाह देने वाले सहूलतकारों को नुकसान पहुंचना कोलेटरल डैमेज नहीं है। ये कोलेटरल डैमेज के मामले में ना बड़ा फड्डा पड़ा हुआ है, क्योंकि देखें बच्चों की शहादतें होती हैं, खवातीन की शहादतें होती हैं, तो उनको तो फिर आप कोलेटरल डैमेज ही कहेंगे ना। उसे आप ये तो नहीं कह सकते कि ये कोलेटरल डैमेज नहीं है। छोटे बच्चे अगर शहीद हो जाते हैं तो वो कौन से दहशतगर्दों को सहूलतकारी कर रहे होते हैं, ये तो नहीं है। दूसरा, एक और भारत के हवाले से उन्होंने कहा कि भारत गहरे समुद्र में एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। ये भी जनाब DGISPR ने कहा। और एक और जो हमेशा वो स्टेटमेंट देते हैं बड़ा इंटरेस्टिंग, कि जनाब फ़ौज को सियासत के अंदर ना घसीटा जाए, फ़ौज सियासत से ख़ुद को दूर रखना चाहती है। अच्छा, ये सबसे मज़ायका खेज स्टेटमेंट होता है। DGISPR अगर ये स्टेटमेंट ना देना तो ज़बरदस्त काम हो जाए, लेकिन ये स्टेटमेंट देने के बाद वो अपनी अच्छी खासी संजीदा प्रेस कॉन्फ्रेंस का बेड़ा गर्क कर देते हैं। पाकिस्तान की 78 साल तारीख में जितनी सियासत फ़ौज के इदारे ने की है उतनी सियासत किसी सियासतदान ने भी नहीं की, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने भी नहीं की, क्योंकि आधा वक्त फ़ौजी इस मुल्क के ऊपर हुक्मरान रहे हैं और बाकी आधा वक्त फ़ौजी इस मुल्क के ऊपर बराह रास्त नहीं पीछे बैठकर हुक्मरान रहे हैं। 4 मार्शल लॉ लगाए अयूब खान ने, याया खान ने, जनरल ज़ियाउल हक ने और जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने। उसके अलावा भी जो मिलिट्री जनरल्स हैं वो पाकिस्तान में हुकूमतें बनाते रहे और गिराते रहे। एजेंसियों को फंडिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता रहा और केसेस बना के पार्टियों को दबाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता रहा। ख्वाजा आसिफ जो बॉस हैं DGISPR के, इमीडिएट बॉस हैं, आर्मी चीफ से भी ऊपर हैं, ख्वाजा आसिफ ने कहा जनरल बाजवा के बारे में, और जनरल बाजवा इससे पहले वाले आर्मी चीफ थे, उनके साथ भी अहमद शरीफ साहब ने काम किया हुआ है। तो इनके अपने आर्मी चीफ के बारे में इनके अपने वजीर दिफा कह रहे हैं कि जितनी सियासत उस आदमी ने की, मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में उतनी सियासत नहीं की। तो ये वाला मजाक जब DGISPR करते हैं ना कि अच्छी खासी सीरियस प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही होती है, इंटरनेशनल इश्यूज़ पे बातचीत चल रही होती है, अचानक से बीच में कह देते हैं कि हमारा सियासत में कोई किरदार नहीं है, सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का बेड़ा गर्क कर देते हैं पकड़ के। ये कह के ना आपने कोई और सच भी बोला होता है ना, वो भी झूठ बन जाता है। ये कहना बंद कर दें, क्योंकि घटिया तरीन सियासत पाकिस्तान की फ़ौज ने की है। पाकिस्तान के अंदर सियासत तो बहुत की है। जनरल बाजवा के बारे में हफीजुल्लाह न्याजी साहब फरमाते हैं कि ये CIA का आदमी था, और यानी रिटायर हो जाए ना जर्नैल तो फिर बड़ा आसान होता है उसके बारे में बताना कि ये कौन आदमी था, किसका आदमी था। जब आसिम मुनीर साहब रिटायर होंगे तब आप बड़ी कहानियाँ सुनेंगे। आजकल लोग आहिस्ता आहिस्ता नदीम अंजुम की कहानियाँ भी निकालना शुरू हो गए, जनरल फैज़ की कहानियाँ आपके सामने आती रहती हैं। तो अमेरिका का प्लांटेड आदमी था ये, उन्होंने दावा किया हफीजुल्लाह न्याजी ने। लेकिन कुछ चीज़ों पे देखें हम भी हैरान थे माजी में। हमें जब जनरल बाजवा से मुलाकात करवाई, कोई मेरा 2-3 दर्जन सहाफ़ी थे हम, और पाकिस्तान के वो तमाम सहाफ़ी थे जिन्हें लोग सुनते थे, जो मकबूल सहाफ़ी थे पाकिस्तान के या जो कामयाब सहाफ़ी थे, उन सबको बुलाया गया था। अखबारात के लोग भी थे। तो उसमें ना 2-3 लोगों ने बड़े सख्त सवाल किए थे। एक आरिफ हमीद भट्टी साहब ने सवाल किया था, गालिबन एक हामिद मीर साहब ने, नसीम सारा साहिबा ने, और एक सवाल मेरा जो है ना वो बड़ा चुभ गया था जनरल बाजवा साहब को। 2 सवाल मेरे चुभ गए थे।
एक तो मैंने उनसे कहा था कि 70 साल आपने हमें कहा कि हम कश्मीर की आज़ादी का चूरन बेचें, और आप हमें कह रहे हैं कि कश्मीर को भूल जाओ और भारत के साथ तल्लक बना लो। तो बाजवा साहब ये तो नहीं होना। दूसरा, मैंने बाजवा साहब से पूछा था कि पाकिस्तान की जो फ़िज़ाई हदूद है, अगर उसको अमेरिका इस्तेमाल करता है ड्रोन्स के लिए या अफ़गानिस्तान के ऊपर अटैक के लिए, तो क्या पाकिस्तान रोकेगा? क्योंकि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने एब्सोल्युटली नॉट कहा हुआ है। तो इस पे जनाब बाजवा साहब का बीटर बड़ा घूम गया था और बड़ी अजीब तरीके से उन्होंने बात की थी कि उनके तैयारे इतना ऊंचा उड़ते हैं, इतने 1000 फुट की बुलंदी पे वो जाते हैं, तो हम जनाब हमारी टेक्नोलॉजी आप देखें उनकी। तो इस तरह ना एक हारा हुआ जर्नैल इंडिया के मामलात में वो यही कह रहे थे कि जनाब हम उनसे नहीं लड़ सकते। फिर वो अभी देखें ना इंडिया को कितना ठोका पाकिस्तान ने, तो वो कह रहे थे जी हम उनके साथ भी नहीं लड़ सकते। तो ये मामला आते हैं, वो बड़ी अजीब अजीब बातें जनरल बाजवा कर रहे थे। फ़लस्तीन और इसराइल के बारे में अक्सर वो सहाफ़ियों से कहते थे कि इस पे ऊपर डिस्कशन करो कि इसराइल को क्यों ना तस्लीम किया जाए, आप इस पे डिस्कशन तो करें, लोगों के सामने बात तो रखें। तो ये आज हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने बड़ा खुलकर कह दिया कि अमेरिका का प्लांटेड आदमी था और CIA का एजेंट था जनरल बाजवा। अब देखना ये है कि ये जो अभी जर्नैल हैं जब ये रिटायर होंगे तो इनके बारे में फिर मुस्तकबिल में हमें क्या पता चलता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक और चीज़ मैं आपके सामने रखता हूँ कि तालिबान ने एक बड़ा खौफनाक इल्ज़ाम लगाया पाकिस्तान के ऊपर। उन्होंने कहा जी अमेरिकी ड्रोन जो है वो पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद से अफ़गानिस्तान में दाखिल हो रहे हैं और अफ़गानिस्तान के अंदर अटैक कर रहे हैं। अब देखें ना, अमेरिकी ड्रोन या तो पाकिस्तान की सरजमीन से ज़मीन को इस्तेमाल करेगा और आ जाएगा, यहाँ से उड़ के चला जाएगा अफ़गानिस्तान, या वो किसी और मुल्क को क्रॉस करके अफ़गानिस्तान पहुँचेगा। क्या अमेरिकी ड्रोन जो है वो ईरान को क्रॉस करके जा रहा है? तो ईरान के साथ जो अमेरिकी ताल्लुकात हैं वो तो नहीं लगता। सेंट्रल एशिया की तरफ से आएगा तो वहाँ तो रशिया है और वहाँ इस तरह की सहूलत है नहीं अमेरिका के पास, चाइना आने नहीं देगा। तो पाकिस्तान ही एक एरिया बचता है जहाँ से अमेरिकी ड्रोन अफ़गानिस्तान पहुँच सकता है। तो उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया बड़ा संगीन कि पाकिस्तान फैसिलिटेट कर रहा है अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका जो है वो हमसे अड्डे लेना चाहता है और हमने इनकार किया है। तो उसके बाद अफ़गानिस्तान के ऊपर अटैक हो रहे हैं बार बार और एक दूसरे के ज़रिए इश्तियाल अंगेज़ी और दबाव डाल रही हैं ये ताकतें हमारे ऊपर, और जो ड्रोन हो रहे हैं उसके लिए पाकिस्तान की सरजमीन या फ़िज़ाई हदूद जो है वो इस्तेमाल हो रही है। अब DGISPR ने इसके ऊपर भी रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा जी अफ़गानिस्तान में ड्रोन हमले पाकिस्तान से नहीं होते, ना अमेरिका से ऐसा कोई मुआहदा हमारा हुआ है। ये जनाब DGISPR साहब ने कैटेगोरिकली ये बात की कि जी ऐसा नहीं हुआ, ये जो ड्रोन हमले हैं ये पाकिस्तान से नहीं होते और हमारा ऐसा कोई मुआहदा नहीं हुआ। लेकिन तालिबान कह रहे हैं कि लगातार हमारे ऊपर ड्रोन हमले हो रहे हैं। अब ये ड्रोन कहाँ से जा रहे हैं इसके बारे में तालिबान की अपनी एक राय है, पाकिस्तान की अपनी एक राय है। हुसैन हक्कानी ने एक सवाल इसके हवाले से उठाया था कि क्या आपने उनको फैसिलिटेट किया, अगर किया है तो बताएं फिर। तो हुसैन हक्कानी आप जानते हैं कि अमेरिका के अंदर हैं और वो इस किस्म के सवालात उठाते रहते हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।